नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सुबह जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, निफ्टी फ्लैट था, लेकिन बैंक निफ्टी 290 पॉइंट्स अप था। तो हमारे 2 फेवरेट्स बैंक्स थे, वो सब बहुत अच्छे परफॉर्म्स किए हैं। हम बाद में देखेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आज का सुनहरा खबर ये है कि सोना बहुत शाइन हो रहा है, 8,815 रुपया में है। ये 13 दिन में 255 रुपया ऊपर गया है। इन 13 दिनों में एक बार ये 250 रुपया कम भी हुआ था। अगर आपने बॉटम में पकड़ा तो आपको 500 रुपया का मुनाफा होगा। लेकिन इन जैसा को हम टाइम नहीं कर सकते। हमको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। हर बार सोना ऊपर नहीं जाता है। पिछले 10 साल में ऊपर गया है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जज करना पड़ेगा कि कब सोना ऊपर जाएगा, कब फ्लैट रहेगा, रुपये का हाल क्या होगा। इन सब को मिला के ही हम सोने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने मिंट में एक आर्टिकल पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 25 साल, 15 साल और 10 साल, ये तीनों टाइम फैक्टर में गोल्ड ने S&P 500, सेंसेक्स, निफ्टी, फिक्स्ड इनकम सबको बीट किया है। ये ज़रूर हुआ है। ये इसीलिए हुआ है कि 2-3 क्राइसिस एक साथ आ गया। पहले डॉट कॉम क्राइसिस था, उसके बाद 2008 में एक बड़ा क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद गोल्ड करेक्ट हुआ 1700 से लेके 1100। उसके बाद गोल्ड फिर से ऊपर गया, क्योंकि कोविड के बाद जब ठीक होना था, उस समय यूक्रेन के युद्ध आ गया और यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस की जो पैसा है उसने अमेरिकन्स ने ब्लॉक की। तो इस बार जो रैली आई है, ये सेंट्रल बैंक की बाइंग की रैली है। जो अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत बड़ा टेंशन है, इसके कारण सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइनीज लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। लेकिन जो रिटेल परचेस है, वो 2020 की लेवल में ही है। अगर जियो पॉलिटिक्स को काम हो जाता है तो सेंट्रल बैंक बाइंग करना छोड़ देंगे। लेकिन हमें पता है कि जब तक ट्रम्प है, अनसर्टिनिटी रहेगा और गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। टॉप पीक क्या है हमें पता नहीं, हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें ट्रम्प और जी और पुतिन के बीच में जो कैट एंड माउस गेम चल रही है, वही सोना को ऊपर पुश करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स 4.5 अभी इंटरमीडिएटली हाई पोजीशन में है और ऊपर जा सकती है। अगर यूएस ने रेट्स कट करना शुरू कर दी तो हमारे लिए और अच्छे दिन होंगे, क्योंकि गोल्ड का दाम और बढ़ सकता है। लेकिन इस बार काउंटर साइक्लिकल हुआ है। जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही थी, तब भी गोल्ड ऊपर जा रहा था। ये जजमेंट कॉल लेना ही बेहतरीन था। तो मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स की फोरकास्ट रिवाइज कर ली, अपने पीक वैल्यू को 93,000 से काटकर 82,000 तक नीचे आ गई, 12% नीचे कर दी। लेकिन टारगेट अभी भी आज की लेवल से 10% हायर है और बोल रहे हैं कि 50% पॉसिबिलिटी है। इसमें ये असम्पशन है कि आरबीआई 2 बार रेट काटेगी। अगर आरबीआई 2 बार रेट काटती है और मार्केट में इंटरवीन नहीं करती है, तो रुपया सॉलिड प्रेशर में होगा और रुपये और इंटरेस्ट रेट्स और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स की जो गैप है, वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि रुपये ऑलरेडी 2 बार रेट कट कर चुके हैं, अमेरिका ने रेट कट नहीं की। तो अग्री मार्केट में, ऐसी मार्केट में रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। अगर रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं किया गया तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। अगर आरबीआई इंटरफियर करती है और मार्केट को मैनेज करती है, तो सेंसेक्स पोटेंशियली 63,000 तक करेक्ट कर सकती है। मॉर्गन स्टैनली इसके लिए 20% की चांस देती है और यूएस रिसेशन भी मार्केट को नीचे ला सकती है। तो पूनावाला फिनकॉर्प ने गोल्ड लोन बिजनेस में एंटर की। उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस को बेचा था, लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प
अभी गोल्ड लोन सेगमेंट में एंटर गई है। ये क्विक गोल्ड बैक्ड फाइनेंसिंग अवेलेबल करती है और ये लोन 30 मिनट्स के अंदर अप्रूव हो जाएगा, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशंस, और रीपेमेंट के लिए अनेक अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। एक बिजनेस एक्सपेंशन के सपोर्ट करने के बाद पर्सनल फाइनेंस नीड्स के लिए भी गोल्ड लोन का यूज हो जाती है। पूनावाला फिनकॉर्प ये एस्टिमेट करती है ये 400 नए ब्रांच खोलेंगे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। जो कंसर्न्स थी आरबीआई गाइडलाइन की, ये कहते हैं कि ये गाइडलाइन से कंप्लाई करेंगे। सो पूनावाला फिनकॉर्प 4.5% ऊपर गई। तो ये ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। इस स्टॉक को इस रेट में कंसिडर न करें। अगर आपको गोल्ड लोन की एक्सपोजर चाहिए तो आप मनप्पुरम, उसके बाद साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, उसके बाद मुथूट फिनकॉर्प कंसिडर करें। आप इसको कंसिडर मत कीजिए क्योंकि ये बहुत कॉस्टली कंपनी है। आज हम दो कहानी का सुनेंगे। एक जनसॉल इंजीनियरिंग की, क्यों आपको छोटे मोटे कंपनियों को खरीदना कंसिडर नहीं करना चाहिए, और एक बड़ा बैंक जिससे आपको पिछले 30 दिनों में एक सुनहरा मौका मिला था। तो सेबी ने अमूल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को डायरेक्टर्स पोस्ट से हटा दिया है और उसे बैन कर दी है। कंपनी को फंड्स रेज करने से भी बैन कर दी। इससे फंड्स बहुत जल्दी चाहिए था उनको फंड्स, वो फंड्स नहीं मिल रहे हैं। न ही मिलने के कारण इस कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि प्रमोटर्स ने 10 रुपया का फेस वैल्यू स्टॉक 1 रुपया में बदल दिया ताकि रिटेल इंटरेस्ट और बढ़ जाए, स्टॉक वैल्यू ऊपर जाए और उसके अगेंस्ट फाइनेंस रेज करें। लेकिन आरबीआई ने इसको, सेबी ने इसको देखा और बड में ही निप कर दिया। अभी तक ये कंपनी दो कंपनियां चलाती है। एक सोलर इंजीनियरिंग टर्की और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और उसके एक ब्रांच ब्लू स्टार्ट का कंपनी चलाती है। एक कंपनी बैंगलोर और कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन हायर देती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक दिन पहले ही आपको बुक करना पड़ेगा, तभी गाड़ी आएगी। ये मॉडल ठीक नहीं था। गाड़ी का यूसेज बहुत अच्छा बहुत हो गया, प्राइसिंग नहीं आया, तो गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। आईआरईडीए और पीएफसी ने लगभग 900 करोड़ का लोन दिया। इसमें उन्होंने 200 करोड़ अपने पर्सनल यूज के लिए डाइवर्ट कर दिया और ये फ्रॉड हो गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इन छोटे मोटे कंपनी को कंसिडर मत करो। ये डिटेल्स पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसी समय आज इंडसइंड बैंक का प्राइस और ऊपर गया, 775 रुपया तक गया, 775। एक महीने पहले ये 600 रुपया में था। इसमें न्यूज़ आया कि 2500 करोड़ का डेरिवेटिव लॉस है, जिसे उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेट आइडेंटिफाई किया। आरबीआई ने भी ये बोल दिया ये एक एपिसोड है, बैंकिंग बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट में रूमर्स चल रही थी कि ये बैंक डूब जाएगा। अगर आप हॉकी लेके इस पर भागे तो आपको इस शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा रिटर्न मिलता। लगभग अगर आपने बॉटम पॉइंट कैच कर दी तो लगभग 30%, और अगर आप 650 के एवरेज में कंसिडर करें तो आपको लगभग 125 रुपया, दैट इज 20% आपको मिल जाती। तो इस जैसे मौके बहुत रेयर आते हैं। एक कंपनी में रूमर आती है, रूमर के कारण प्राइस नीचे हो जाती है। आप पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं और इस स्टॉक को देखते हैं और उसको कंसिडर आपने किया होता तो आपको 20-25% का लाभ होता। तो ये चांद किस बॉल को खेलना है, यही आपका स्किल होना चाहिए। हमें जनसल को छोड़ना था और इंडसइंड बैंक को जब खेलना था। अगर आप इस चैनल को लगातार देखते हैं तो ये स्किल आपको आ जाएगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने आकाशा नाम का एक एयरलाइंस का उद्घाटन किया। उनका अंत जल्दी आ गया। ये एयरलाइंस डगमगा रहा था, उसे और कैपिटल इन्फ्यूशन चाहिए था। रंजन पाई मणिपाल इन्वेस्ट और असीम प्रेम जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे। आज न्यूज़ आया है कि सीसीआई ने उनको अप्रूवल दे दी।
ये 2 कंपनियों, ये 2 ब्रांड्स जो हैं, प्रेमजी फिनवेस्ट और अंजन पाय, ये दोनों सब्सटेंशियली इक्विटी इन्फ्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन के बाद भी झुनझुनवाला फैमिली के पास लगभग 45% का शेयर होल्डिंग रहेगा। ये कैसा टाटास के साथ compete करती है, आने वालों दिनों में हमको पता लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।